16वीं सदी का यूरोप समुद्रों पर कब्जा जमाने की होड़ शुरू हो चुकी थी। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस ये सभी दुनिया के अलग अलग देशों पर कब्जा कर उन्हें अपने साम्राज्य का हिस्सा बना रहे थे। तभी 1588 में ब्रिटेन की एंट्री होती है। उसने अपनी नौसेना की मदद से स्पेनिश आर्माडा को हराकर अपने साम्राज्य को फैलाने की पहली नींव रखी। अब जब इंग्लैंड ने स्पेन की विशाल नौसेना को हराकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली नौसेना वाला देश बन गया, तो क्वीन एलिजाबेथ ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उन्होंने कहा, जब समंदर हमारे हैं तो दुनिया भी हमारी हो सकती है। क्वीन जानती थी कि दुनिया केवल तलवार और जंग से नहीं बल्कि व्यापार से भी जीता जा सकता है। और यहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा, उपनिवेशवाद यानी कोलोनियलिज्म की। 24 सितंबर 1599 को कुछ अमीर व्यापारी और बिजनेसमैन लंदन के एक हॉल में मिलते हैं और उन्होंने एक कंपनी बनाने का प्रस्ताव रखा जो भारत और ईस्ट इंडीज के देशों से मसाले, रेशम और कीमती वस्तुओं का व्यापार कर अपने देश लाएगी। पुर्तगाल और स्पेन पहले ही भारत और पूर्वी एशिया में मजबूत व्यापारिक जड़ें जमा चुके थे, इसलिए क्वीन ने उन व्यापारियों को अनुमति दे दी ताकि व्यापार के मामले में ब्रिटेन पीछे न छूट जाए। और फिर 21 दिसंबर 1600 को गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज नाम से एक ईस्ट इंडिया कंपनी को आधिकारिक मान्यता दी गई। ये एक विशेषाधिकार प्राप्त व्यापारिक कंपनी थी जिसे 21 वर्षों के लिए ईस्ट इंडीज में व्यापार करने का अधिकार मिला। शुरुआत में उनका मकसद केवल व्यापार करना था, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ने लगा उनके मन में लालच आने लगी। उन्हें लगने लगा कि अगर यहाँ की राजनीति, यहाँ के लोग और यहाँ के राजा महाराजा हमारे हिसाब से चलें तो मुनाफा और ज्यादा होगा। फिर उन्होंने एक तरीका चुना, डिवाइड एंड रूल का, जिससे उन्होंने भारत में हिंदू मुस्लिम जाति व्यवस्था और राजाओं के बीच फूट डाली। अफ्रीका में विभिन्न जातियों और जनजातियों को आपस में लड़ाया और उन्होंने शासन भी ऐसे किया कि जनता उनके खिलाफ खड़ी न हो। 18वीं सदी तक आते आते ब्रिटेन की लालसा इतनी बढ़ गई कि वे अफ्रीका से सोना लूटते, भारत से मसाले और कपड़े और ऑस्ट्रेलिया से जमीन और कैदी ले जाने लगे। हर वह देश जो ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा था, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो गई, जिससे रोजगार खत्म हो गया, भूखमरी और अकाल बढ़ने लगे। देश के कई हिस्सों पर विद्रोह और अस्थिरता फैल गई। इस तरह ब्रिटेन ने भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर समेत 60 से भी अधिक देशों पर शासन किया। 1913 तक ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन लगभग 412 मिलियन लोग रहते थे, यानी उस समय की पूरी दुनिया की लगभग 24% आबादी। लोगों को लगने लगा था कि ब्रिटेन की ये ताकत अब हमेशा बनी रहेगी, पर किस्मत ने कुछ और ही फैसला कर रखा था। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। इस हत्या के पीछे ऑस्ट्रिया ने सर्बिया की साजिश होने का दावा किया। फिर ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से बदला लेने के लिए उस पर हमला कर दिया, जिससे युद्ध का माहौल बन गया। इस बीच रूस ने सर्बिया का साथ देने के लिए अपनी सेना तैनात कर दी, जिससे आग और भड़क उठी। फिर जर्मनी, जो ऑस्ट्रिया का मित्र देश था, उसने रूस, फ्रांस और बेल्जियम पर हमला कर दिया। हालांकि बेल्जियम एक न्यूट्रल देश था, लेकिन जर्मनी को फ्रांस में घुसना था, इसलिए उसने पहले बेल्जियम को निशाना बनाया। अब तक ब्रिटेन खुद को इस युद्ध से दूर रखे हुए था, लेकिन बेल्जियम पर हमला होने के बाद ब्रिटेन ने भी जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ब्रिटेन ने ट्रीटी ऑफ लंदन पर साइन किया था, जिसमें उसने बेल्जियम की रक्षा का वादा किया था। इसी वादे की वजह से ब्रिटेन को मजबूरन युद्ध में उतरना पड़ा और यहीं से शुरू हुई पहली वर्ल्ड वॉर, जो 1914 से 1918 तक चली। हालांकि ब्रिटेन को जीत मिली, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की कमर तोड़ दी, जिसमें उसे 9 अरब पाउंड का नुकसान झेलना पड़ा। एक समय था जब ब्रिटेन उधार देकर किसी भी देश को अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया करता था, लेकिन अब उसे खुद अमेरिका जैसे देशों से उधार मांगना पड़ा और वह अपने ही बनाए जाल में फंसता चला गया। और फिर कुछ इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का पतन शुरू हो गया।